हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लेक चार्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है अफगानिस्तान कंट्री को लेकर के। अफगानिस्तान कंट्री में आप सभी को पता है कि तालिबान ने वहाँ की पावर को कैप्चर कर लिया है। लास्ट ईयर जब यूएस की मिलिट्री ने वहाँ से अपने आप को पुल बैक किया तो उसके बाद में तालिबान ने कंप्लीट पावर को अपने अंडर कर लिया। और उसके बाद में जब से उन्होंने पावर को कैप्चर किया है उसके बाद में फर्स्ट उनकी जो पुलिस है, कंप्लीट पुलिस ट्रेनिंग, एक जो फर्स्ट क्लास है उसका सेशन कंप्लीट हो गया है। और उसी को जो ग्रेजुएशन सेरेमनी जो उनकी होती है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पर प्रेजेंट हुए, जिनका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है इनको 2007 में यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। और उनके ऊपर एफबीआई प्रेजेंट टाइम में हक्कानी इज़ वांटेड बाय द एफबीआई एंड कैरीज ए $10 मिलियन ए बाउंटी फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हिज अरेस्ट। ओके, तो ये जो मिनिस्टर है इसको अरेस्ट करने के लिए एफबीआई प्रेजेंट टाइम में कोशिश कर रही है। और इसके अलावा यूएन ने उनको एज ए टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चीज़ें शो करती हैं कि तालिबान जो है उनमें बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में उनके नेम आता है। इसके अलावा वहाँ पर अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तालिबान जो है या फिर अफगानिस्तान सिचुएशन की हम बात करें, इसीलिए तो अदर कंट्रीज़ ने उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया है, क्योंकि लगता है कि 1996 से 2001 तक जो उनका रूल रहा था अफगानिस्तान में और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे राइट्स को जो बेसिक लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर वीमेन की और चिल्ड्रन की जो एक तरीके से बैड कंडीशन जो डिक्रीज़ हुई थी उनके स्टेजेस, उनसे लगता है कि अगर प्रेजेंट टाइम में भी उनको रिकॉग्निशन दे दी, उनके जो भी अकाउंट जो भी सीज़ किए गए हैं, जो भी उनका रिजर्व है वो सीज किया गया है, अगर वो सारे मनी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारे गलत एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर सामने आएंगी। ओके, तो ये कुछ इशू हैं अफगानिस्तान को लेकर के, जिसको लेकर के अदर कंट्रीज़ रेगुलर डिस्कशन में भी हैं, जैसे रशिया, चाइना, पाकिस्तान। ये कंट्रीज़ अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ का भी अगर हम बात करें तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन भी मिले, लेकिन अफगानिस्तान कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर अपने आप को लेकर के आए कि हाँ, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो 1996 से 2001 तक का जो हमारा रूल रहा था उसमें जो जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली, उन सारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के साथ में मिल करके जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है उसमें किन किन बेसिक फाउंडेशनल चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। हम टेररिज्म को इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा ना सिर्फ ऐसे जो अदर ग्रुप्स है टेररिस्ट ग्रुप उनको सपोर्ट करेंगे। और अगर हम बात करें तो अदर कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे पॉलिसीज़ है, जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। और हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री के लिए जो हमारी वीमेन हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, उनके राइट्स को सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये बात तो हो गई अफगानिस्तान की। प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान है वो भी न्यूज़ में है। न्यूज़ में रहने का क्या कारण है कि FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, FATF ने क्या किया है कि पाकिस्तान को दोबारा से जो अपनी ग्रे लिस्ट है उसमें रेगुलर रखा है। उन्होंने बोला था कि 32 एक्शन पॉइंट उनको दिए थे, जिसमें से लगभग 30 के ऊपर इन्होंने अच्छे से वर्क किया है। इससे पहले भी 27 वर्क पॉइंट दिए गए थे, जिनके ऊपर लगभग 25 के ऊपर पाकिस्तान ने अच्छे से वर्क किया था। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान अभी भी वहाँ पर रेगुलर कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। FATF की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको 1989 में बनाया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग इशू है उसको हम सोल्व कर सकें। लेकिन बाद में 2001 के लगभग आते इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज किया गया, क्योंकि अगर हम देखें तो उस टाइम तक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो टेररिज्म जो फंडिंग होता है, कोई कंट्री किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है और वो टेररिज्म इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, तो इसी कंट्रीज़ के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी
इसमें FATF का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें इंक्लूड किया गया। 2000 में FATF ने अपनी 2 लिस्ट मेंटेन की, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। वो कंट्री जो इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको शुरुआती एक तरीके से एक साइन देने की कोशिश की जाती है और ग्रे लिस्ट में उनको रखा जाता है। ग्रे लिस्ट में उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ एक्शन पॉइंट उनको दिए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग जब काम किया जाता है तो ये सारी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की कोशिश होती है। अगर कंट्री उसके अकॉर्डिंग काम करता है तो उनको उस ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाता है और जो उनकी रेगुलर जो भी प्रोसीजर है और उसको वो रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए लेकिन फिर भी उन्होंने टेररिज्म फाइनेंसिंग को नहीं रोका, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज हैं वहाँ पर कम नहीं हुए, तो उनको फिर ब्लैक लिस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनकी सीमाएँ और ज़्यादा इंक्रीज़ की जाती हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर लगभग 2018 से ये इशू चलता आ रहा है और उसके बाद में रेगुलर उनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। इस तरीके से ग्रे लिस्ट में जब कोई कंट्री है तो उसके ऊपर जो एक तरीके से इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारा जो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट होने वाला होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मतलब इनडायरेक्टली उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमने टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों की कंडीशन को अच्छे से व्यू किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से कोशिश कर रही है इसके बारे में बताया गया है कि यूक्रेन के अलग अलग एरिया से जो स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीज फायर जो रूट्स है उनका इंडिया यूज़ नहीं कर पाया। अब गवर्नमेंट जो है कुछ सेफ कॉरिडोर का यूज़ करने की कोशिश कर रही है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 4 पर। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो जो दिल्ली सरकार है वो इनॉग्रेशन कर रही है कुछ सीवरेज जो पॉइंट्स है, कुछ सीवरेज प्लांट्स हैं उनके लिए। मतलब सीवरेज लाइन वहाँ पर एस्टेब्लिश लेइंग डाउन करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सीवरेज प्लांट भी वहाँ पर बनाया जा रहा है। ये चीज़ें शो करती हैं कि बहुत सारी हमारी जो रिवर्स हैं उनमें पोल्यूशन का लेवल इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि सीवरेज प्लांट का जो वेस्टेज है वो डायरेक्ट उनमें डंप किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अपनी अवेयरनेस क्रिएट की है और उसके बेसिक पॉइंट्स के ऊपर वर्क करते हुए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सीवरेज प्लांट है उनमें काम किया जाए और उनके ऊपर जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छे से डेवलप होगा उसके बाद में जब उनको ट्रीट जो सीवरेज है उसको जब डंप किया जाएगा तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन का लेवल जो रिवर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली सरकार का एक नया इनिशिएटिव जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि बेसिक लेवल स्टडीज़ के साथ साथ में कुछ ऐसी एजुकेशन भी होनी चाहिए जो आपको एक्स्ट्रा लेवल का पुशअप दे सके। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया। बहुत सारे ऐसे इको फ्रेंडली और लो कॉस्ट प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ पर डेवलप किए जिनको देख करके बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं, बहुत सारी कंपनी जो हैं वो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से अपनी कोशिश उन्होंने की कि जो भी रिजल्ट रहा है या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट का वो काफ़ी शानदार रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे स्विमिंग पूल इस तरीके के प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है ताकि स्पोर्ट्स के लेवल पर बहुत अच्छा यहाँ पर डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ है जिसमें बता रखा है कि उड़ीसा की जो स्कूल हैं जिनमें हमने ये देखा कि बहुत सारे स्कूल जिनमें एनरोलमेंट कम होता है उसके बाद में उनको मर्जर किया गया। मर्जर करने के बाद में देखा गया कि कोविड पेंडेमिक के बाद में जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आते थे उनकी अवेलेबिलिटी स्कूल में नहीं हो पाई। इससे लगता है कि कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी, या फिर हम डिस्टेंट एरियाज से कंपेरिजन करें तो डिस्टेंट एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन को लेफ्ट कर दिया है। हमारा न सिर्फ नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल बॉडीज़ के साथ मिल करके एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि जो गैप हम देख पा रहे हैं एजुकेशन में उसको फिल करने के लिए कुछ ऐसे ब्रिज कोर्सेज बनाए जाएं ताकि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसमें फोकस करें। जैसे इंग्लिश की जो ग्रामर प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस किया जाए, हिंदी ग्रामर पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाए, मैथ्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक न्यूमरेसी जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर फोकस किया जाए। तो ये ब्रिज कोर्स बनेंगे तो जो भी गैप देखने को मिला लगभग 2 ईयर्स तक जो हमारी स्कूल है वो बंद रही, तो जो गैप है उसको हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखें, ये सारे वही एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वहाँ से हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं और उनको किस तरीके से वहाँ से यूक्रेन से लाने की हमारी गवर्नमेंट
कोशिश कर रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप देखिए वर्ल्ड पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें सबसे पहले तो इजराइल के जो पीएम है वो मॉस्को में और पुतिन के साथ में मिल करके एक तरीके से जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल करके कोशिश की है कि जो मिस्टर पुतिन है वो कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर सामने आए, ताकि ये जो इशू है वो लंबे टाइम तक नहीं खींचे, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो ना सिर्फ यूक्रेन और रशिया इससे इफेक्ट होंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूएन ने कुछ रिपोर्ट दी है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक बात बोली है कि रिफ्यूजी जो मूवमेंट है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में अगर हम कंपैरिजन करें तो यूरोप में काफ़ी फास्टेस्ट देखने को मिल रहा है। हम रेगुलर देख रहे हैं कि यूक्रेन से लोग निकल करके रीजनल एरिया में यूरोपियन कंट्रीज़ में अपनी पहुँच बना रहे हैं। यहाँ पर चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बीजिंग में अपने पार्लियामेंट में अपना जो सेशन है उसको कंप्लीट किया, उसमें डिस्कशन किया बजट सेशन में, और एक तरीके से जो उनका डिफेंस पर जो स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। 7.1% जो डिफेंस पर वो खर्च करेंगे, जीडीपी का जितना टारगेट है उसका 7.1%। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो $200 बिलियन को उन्होंने क्रॉस कर लिया था। इस बार $230 बिलियन तक उन्होंने अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट किया है। 7.1% हाइक देखने को मिल रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 4.4% का लगभग हाइक देखने को मिला लास्ट ईयर से, लेकिन $70 बिलियन का ही हमने अपना टारगेट रखा है। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की बात की जा रही है। नॉर्थ कोरिया का अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया के मैप को जब आप व्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया के बहुत ही पास चाइना, रशिया, जापान, इसके अलावा यूएस, तो ये सारी कंट्रीज़ कोशिश करते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो भी सिस्टम को अवेल करने की कोशिश कर रहा है, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल की वो टेस्टिंग करता है वो ना करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ जो रीजनल एरिया में जो कंट्री है बल्कि यूएस तक उसकी पहुंच बनती है, और पैसिफिक ओशियन एंड अदर ओशियन के ऊपर वो अपनी रीच बनाने के लिए इन सारे वेपन्स को जो टेस्टिंग कर रहा है उसके ऊपर वर्क भी कर सकता है। अभी हमने देखा कि रशिया ने यूक्रेन को थ्रेट देने की कोशिश की कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जा सकता है। ये जो थ्रेट है वो ना सिर्फ यूक्रेन को दी गई बल्कि जो अदर कंट्रीज़ जो दूसरी कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी होने की वजह से इस तरीके के वेपन ढंग से डेवलप नहीं कर पा रही हैं, तो उनके मन में भी आएगा कभी भी किसी भी कंट्री से वॉर हो सकता है, तो अपने आप को इतना रिच बनाओ, और जब आप रिच बनाओगे तभी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो आपकी सोल्व हो पाएंगी। नहीं तो एक टाइम के बाद में जो अदर कंट्रीज़ है वो आपको अपने अंडर करने के लिए, एनक्रोच करने के लिए, अगर आप डिफेंस लेवल पर वीक हो तो वो आपको एनक्रोच करेंगे, अपने अंडर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई थी वो दोबारा से यहाँ पर वेपन का प्रोलिफरेशन दोबारा से देखने को मिलेगा, जो एक मेजर इशू है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीस एंड स्टेबिलिटी अगर हम अपने लेवल पर चाहते हैं तो उससे ये जो प्रॉब्लम है, अगर इसी तरीके से वेपन का डेवलपमेंट होता रहा तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। आप सभी को पता है आज संडे है और एक्सप्लेन पेज और एडिटोरियल पेज, आइडिया पेज आज नहीं आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।